भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के पास एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है रावण और दशरथ के बीच में। रावण कौन है? रावण कुबेर का सेनापति है। कुबेर जो एक व्यापारी है श्रीलंका का, और रावण उसका सेनापति। वो अयोध्या के राजा दशरथ के साथ युद्ध कर रहा है और रावण उस युद्ध में दशरथ को हरा देता है। वो दिन दशरथ के जीवन में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा कलंक का दिन माना जाता है। और उसी दिन दशरथ के घर में जन्म होता है उनके बड़े बेटे राम का, जिसको अयोध्या की पूरी प्रजा नफरत करती है, क्योंकि वो उस दिन पैदा हुए हैं जिस दिन दशरथ जो है वो युद्ध हार गए। और दशरथ भी आजीवन अपने पुत्र राम को नफरत करते हैं और उन्हें कलंक की तरह याद किया जाता है पूरी अयोध्या में। उनका नाम भी दिया गया, उनको बोला जाता है पूरी अयोध्या में कलंक 7032। यहाँ से शुरू होती है कहानी रामचंद्र सीरीज की पहली किताब राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, जिसको लिखा अमीश त्रिपाठी ने। तो स्वागत है दोस्तों आपके इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बुक्स चॉइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। और आज हम बात करने वाले हैं अमीश द्वारा लिखी गई किताब साइन ऑफ इक्ष्वाकु, जिसका हिंदी में अनुवाद है इक्ष्वाकु के वंशज। यह भगवान राम की कहानी है। लोग इसके बारे में यही कहते हैं कि ये एक फिक्शन है, पर पूरी किताब में, पूरी सीरीज में अमीश ने कहीं भी नहीं लिखा है कि ये फिक्शन है। मेरे ख्याल से ये उनके हिसाब से उनकी राम कथा है। तो चलिए बात करते हैं आज इस किताब के बारे में, इसके किरदारों के बारे में, और थोड़ी सी हम इसकी कहानी भी जानेंगे कि कुछ मुख्य घटनाएं जो हम आज तक सुनते आए हैं उसको अमीश ने कैसे वर्णित किया है। कहानी की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इस कहानी, इस उपन्यास के लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में। अमीश जो हैं वैसे मूलतः बॉम्बे के रहने वाले हैं, पर आजकल वो भारत के एक डिप्लोमेट की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट करके एक लंदन में संस्था है, जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम, उसके वो डायरेक्टर है। भारत सरकार की तरफ से वो एक डिप्लोमेट नियुक्त हुए हैं। किताबें लिखने से पहले अमीश जो है वो उन्होंने अपनी स्कूलिंग राउरकेला से करी, और उसके बाद वो है बॉम्बे से ग्रेजुएशन के बाद IIMS कलकत्ता से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद वो बैंकर थे। सेम जैसे ही चेतन भगत हैं, उनका भी सिमिलर ही बैकग्राउंड रहा है। बैंकिंग के दौरान ही अमीश ने अपनी पहली किताब लिखी इमॉर्टल्स ऑफ मेहुलास। और बात यह है कि अमीश को अपनी पहली किताब छापने के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिला, तो वो एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक थी। अमीश ने उसे खुद ही पब्लिश किया, पर वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। उसके बाद कई सारे पब्लिशिंग हाउसेस ने उसको छापा, और उसकी भी सीरीज़ थी, वो भी 3 किताबों की सीरीज़ थी। वो कहानी महादेव के ऊपर आधारित थी, भगवान शिव के ऊपर। उसे शिवा ट्रायलॉजी भी कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने 1-2 किताबें और लिखी। एक नॉन फिक्शन थी और एक किताब और है जिसके ऊपर कुछ समय बाद एक मूवी बनने वाली है, सुहाल देव जो भारत के एक राजा रहे उनके बारे में। और इस बीच उन्होंने रामचंद्र सीरीज़ भी स्टार्ट करी। रामचंद्र सीरीज़ की कुल 4 किताबें हैं, जिसमें से चारों की चारों पब्लिश हो चुकी हैं। पहली यही राम, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी माता सीता के ऊपर आधारित है, उसका टाइटल है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। तीसरी किताब उस सीरीज़ के अंदर है रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त, और चौथी किताब उस सीरीज़ में है वॉर ऑफ लंका। आज हम बात करेंगे पहली किताब राम के बारे में, और इसके अंदर कुछ घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं के लगभग सारी घटनाएं ही अमीश ने अपने तरीके से ही लिखी हैं, और आप इसे एक तरीके से अमीश की राम कथा भी कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7032 ईसा पूर्व। ये मनु पंचांग के हिसाब से है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री एज के अंदर जाएंगे तो करीब आज से 35,000 वर्ष पूर्व। अमीश के अनुसार मनु जो है वो दक्षिण भारत के एक राजा थे, और उनके अनुसार श्री कृष्ण का जन्म जो है राम से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था। मतलब श्री कृष्ण पहले हुए थे, उसके बाद राम हुए थे। मॉडर्न एजिस के हिसाब से राम का जन्म आज से 3500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ, और श्री कृष्ण का जन्म उससे भी 5000 साल पहले, लगभग 7,500-8,000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। और उसके बाद हिम एज आई, मतलब आइस एज आई,
और आइस एज के दौरान ही द्वारका डूब गई। और जब आइस एज ख़त्म हुई तो मनु जो है वो दक्षिण से उतर कर नॉर्थ की तरफ आए, और उसी के बाद ही रामायण का सारा वर्णन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राम को अयोध्या में कलंक समझा जाता है, और इसी वजह से उन पर बार बार काफ़ी सारे हमले होते हैं। और बचपन से लेकर उनकी युवावस्था तक जो लक्ष्मण है वो राम को कई तरीक़ों से बचाते हुए आते हैं। और शादी के बाद जब उनकी माता सीता से शादी हो जाती है तो माता सीता जो है वो राम को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें एक जगह ये भी वर्णन आता है कि माता सीता जो है वो जटायु के साथ संधि करती हैं। जटायु एक नागा है। अमीश के अनुसार नागा वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से थोड़े विकृत होते हैं, जैसे उनका चेहरा थोड़ा अलग होता है, आम इंसानों की तरह नहीं होता। तो जो जटायु थे वो भी एक नागा थे, क्योंकि उनका चेहरा जटायु से मिलता था। तो संधि करती है राम को बचाने के लिए। ऐसे ही हनुमान भी एक नागा हैं जिनका चेहरा एक बंदर से मिलता है, तो इसलिए वो भी नागा प्रजाति के लोग कहे जाते हैं, जो ज़्यादातर आप मान के चलिए कि आम लोगों में सम्मिलित नहीं होते। अगर आप मार्वल्स में समझें, मार्वल के हिसाब से, मार्वल कॉमिक्स के अनुसार से, तो आप उन्हें एक्समैन बोल सकते हैं। तो यहाँ माता सीता जटायु के साथ संधि करती हैं। वो जटायु को बताती हैं कि आने वाले समय में उनके पति जो हैं राम, वो एक नायक के रूप में विकसित होंगे, तो तब तक मुझे उन्हें बचा के रखना है। तो पूरे वनवास के काल में सीता जो है वो राम की रक्षा करती हैं, और वो राम को सोमरस पिलाती हैं ताकि उनकी युवावस्था कायम रहे। और सोमरस के अलावा वो राम को हिरन का शिकार करके हिरन का मांस खिलाती हैं, सुअर का शिकार करके सुअर का मांस खिलाती हैं। और राम और लक्ष्मण खुद जाकर हिरन का शिकार करते हैं। एक बार सीता माता उनसे कहती हैं कि मुझे जो है हिरन का मांस बहुत प्रिय है, तो वो लोग दोनों जाते हैं और हिरन का शिकार करके लाते हैं। ऐसी ही सीता माता खुद जाती हैं और वो एक सुअर का शिकार करके लाती हैं और राम और लक्ष्मण को परोसती हैं। इसमें बताया गया है कि सीता कैसे एक बहुत ही बड़ी योद्धा थी, बहुत ही बड़ी वॉरियर थी। तो अमीश की रामायण के हिसाब से, अब आजकल क्योंकि फेमिनिज़म का बहुत चर्चे हैं और फेमिनिस्ट होना भी चाहिए इंसान को, तो वो सारी बातें आज की जो रामायण है अमीश की, इसके अंदर वो सारी खूब अच्छी तरीके से परोसी गई हैं। और ये तो सिर्फ राम की कहानी है। अभी जो सीता जो दूसरा भाग है उसको बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें ऐसे आपको और भी काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। और फिलहाल हम राम के पहले भाग पर ही रहते हैं। तो राम के जन्म के बाद कहानी आगे बढ़ती है और राम अपने चारों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। इन सब की उम्र लगभग 17-18 वर्ष हो चुकी है। और यहाँ पर एक दृश्य है जहाँ पर राम बैठे हुए काफ़ी चिंतित हैं अपने भाई भरत को लेकर, क्योंकि भरत की एक प्रेमिका है राधिका जिसका नाम है, और उनका भरत का और उनका संबंध चल रहा है। पर राम चिंतित हैं कि यहाँ भी भरत का कुछ नहीं होगा, क्योंकि राधिका जिस कबीले की है वहाँ के लोग अपनी लड़की को कबीले के बाहर नहीं देते हैं। और ये भरत की 5वीं प्रेमिका है। तो भरत जो है गुरुकुल में प्रेमी प्रेमिका खेल रहे हैं। और ये अमीश के हिसाब से गुरुकुल का स्ट्रक्चर है उस समय के हिसाब से। मेरे हिसाब से गुरुकुल आज भी होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सख्त नियम होने चाहिए, पर यहाँ तो गुरुकुल में एकदम सब चल रहा है। और इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद चारों भाई वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या की स्थिति बहुत ही ख़राब है। रावण के साथ युद्ध के बाद बिल्कुल अयोध्या की इकॉनमी डाउन हो चुकी है। इतनी बुरे हाल हो चुके हैं कि जो अयोध्या का सिंहासन था उसमें जो रत्न थे वो भी निकाल कर कर्जे जिनसे कर्ज लिया था उन सबको दिया जाता है। और वहीं पर ही एक काफ़ी बड़ी व्यापारी है जिसका नाम है मंथरा। असली रामायण के अंदर मंथरा जो है वो कैकेयी देश से आती है कैकेयी की दासी बनकर, ताकि वो कैकेयी के हितों की रक्षा कर सके। यहाँ पर मंथरा एक बहुत बड़ी व्यापारी है और वो एक जगह कैकेयी को रिश्वत देती है, और वो इतनी रिश्वत देती है कि कैकेयी जो है वो अपने राजा दशरथ से भी ज़्यादा अमीर हो जाती है। और मंथरा क्यों इतनी रिश्वत दे पाती है? क्योंकि उसका कनेक्शन रावण के साथ थे। रावण वही जिसने दशरथ को हराया था और वो इस इलाके का, इस पूरे आर्यव्रत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारी था। अगर आपको समृद्ध होना है तो आपको रावण के साथ आपके कनेक्शन होने चाहिए। तो इसी मंथरा की एक बेटी थी जिसका नाम था रोशनी।
वो एक समाज सेविका थी, एक तरीके से वो एक NGO चलाती है और वो चारों भाइयों को अपना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपना भाई मानती थी, उन्हें राखी बांधती थी। तो जब राम और चारों भाई वापस अयोध्या आते हैं तो ऐसे ही किसी शिविर लगाने रोशनी जाती है और वहाँ पर कुछ लोग उसे घेर कर उसका सामूहिक दुष्कर्म करते हैं उसका। और जब ये दुष्कर्म हो जाता है उसके बाद सैनिक दौड़ाए जाते हैं, सबको पकड़ा जाता है और जब लोगों ने सज़ा दी जाती है तो उसमें से एक जो व्यक्ति था वो 18 वर्ष से कम आयु का था। तो राम उसको बचा लेते हैं क्योंकि वो कानून का पालन करना चाहते थे और उनके हिसाब से कि वो जो लड़का था वो 18 साल से कम था तो उसे फांसी की सज़ा नहीं हो सकती थी, तो इसलिए वो बचा लेते हैं। वो कहते हैं कानून का पालन होना चाहिए चाहे वो मेरी खुद की बहन क्यों ना हो। अब ये जो पूरी घटना है ये आप रिलेट करेंगे कि जो दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, ये पूरी की पूरी वही कहानी है जो अमीश ने यहाँ पर रखी है और अपने तरीके से उसे वर्णित किया है कि उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा तो राम ने क्या प्रतिक्रिया की थी। अब यही कल्पना शक्ति है अमीश की लिखने की कि वो जो आजकल जैसे समाज में कुछ घटनाएं घट रही हैं, जिस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी उस समय ये घटना घटी थी तो उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर और अपना व्याख्यान किया है कि अगर शायद उन्हें निर्भया के अंदर कुछ निर्णय देना पड़ता, कुछ कानूनी निर्णय देना पड़ता तो वो क्या सोचते हैं। तो जब आप जिसे पढ़ेंगे तो आपको उनका जो व्याख्यान है वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहीं पर ही जब राम उसे बचा लेते हैं उस लड़के को, इसी वजह से मंथरा जो है वो कैकेयी को रिश्वत देती है और कैकेयी भरत से कहकर उस लड़के की हत्या करवा देती है। कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है ऋषि विश्वामित्र की। रामायण के अनुसार विश्वामित्र आते हैं और वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं और जंगल से गुजरते हुए कई दैत्य असुरों का वध करते हुए सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं। यहाँ पर भी विश्वामित्र आते हैं पर विश्वामित्र पूरे एटीट्यूड के साथ आते हैं, अपने दल बल के साथ बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर और उनके खुद की सेना है, खुद के सेनापति हैं और वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं। जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं तो रास्ते में उनको असुर मिलते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया था जो आप सब लोग जानते होंगे जिन्हें रामायण के बारे में कुछ भी पता है। पर यहाँ पर जो है राम जो है वो ताड़का और सुबाहु का वध नहीं करते। यहाँ पर असुरों को क्या बताया गया है कि असुर वो लोग हैं जो एक ही भगवान में विश्वास करते हैं और वो उन लोगों को नहीं मानते जो मूर्ति पूजा करते हैं या कई सारे भगवानों में विश्वास करते हैं। और यहाँ पर अमीश ने असुरों का पूरा पक्ष लिया है कि बताया कि ये तो बेचारे नादान लोग हैं, ये तो सिर्फ एक ये कहते हैं कि विचारधारा से प्रेरित हैं, जैसे आजकल के टेररिस्ट होते हैं जो हमला करते हैं। तो अमीश ने उनका पूरा पक्ष लिया है और एक तरीके से उन्होंने मुसलमानों से असुरों को कंपेयर किया है कि वो भी एक ही व्यक्ति को मानने वाले लोग थे और राम जब इनसे मिलते हैं तो राम को इन पर दया आ जाती है। वो कहते हैं नहीं, इन्हें नहीं मानना चाहिए, तो बेचारे इनकी तो एक विचारधारा है और विचारधारा अलग हो सकती हैं। कुछ लोग हैं उसमें जो कुछ आतंकी घटनाएं करते हैं, कुछ हैं जो आतंकी घटनाएं नहीं करते हैं। तो राम जो है ताड़का और सुबाहु को एकांत में लेके जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें समझाते हैं और बाद में उनके साथ बैठ के भोजन भी करते हैं। फिर ये डिसाइड होता है कि इन लोगों को भारत के पश्चिम की तरफ भेज दिया जाए, पश्चिम जहाँ पर महादेव भी रहा करते थे, और वो भारत से काफ़ी दूर पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं और वहीं पर ही जाकर वो लोग सेटल हो जाते हैं। कहानी में वो लोग आगे बाद में आते हैं, पर ये वही लोग हैं जो पश्चिम में जाकर सेटल हो गए और फिर भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहे। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अमीश क्या कहना चाहते हैं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुँचते हैं। जनकपुरी का हाल अयोध्या से भी गया गुजरा था, मतलब वहाँ के इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी। पूरी जनकपुरी चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। जनक के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो वहाँ पर रास्ते सड़क बना सके, तो विश्वामित्र पानी के रास्ते से जनकपुरी पहुँचते हैं। जनकपुरी में जो वहाँ की जनक की सेनापति थी वो थी सीता। अमीश के अनुसार सीता की उम्र उस समय 25 साल के आसपास थी और राम 20 वर्ष के आसपास थे। तो वहाँ पे सीता का स्वयंवर रचा जाता है। और स्वयंवर कैसा था? स्वयंवर वो था जो आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी कि
अर्जुन जो है वो मछली की आँख के ऊपर निशाना लगाकर द्रौपदी का स्वयंवर जीतते हैं। यहाँ पर भी वही स्वयंवर था, उन्होंने स्वयंवर को स्वैप कर दिया, मतलब अर्जुन वाला द्रौपदी वाला स्वयंवर अमीश ने सीता के स्वयंवर में डाल दी है वो कहानी। और राम की बारी आने से पहले वहाँ रावण भी आता है और वो भी स्वयंवर में भाग लेना चाहता है, पर विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, पहले राम को मौका मिलेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रावण की बारी आई तो रावण तो निशाना मार ही देगा। तो वो पहला चांस ही राम को देते हैं। राम कहाँ चूकने वाले थे, राम निशाना लगा देते हैं, स्वयंवर जीत जाते हैं। रावण नाराज़ हो जाता है और इसी नाराज़गी में वो जनक के ऊपर, जनकपुरी पे ऊपर आक्रमण कर देता है। अब यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं उनके पास एक पूरा सिस्टम है जिसे असुरास्त्र कहा जाता है, और अगर वो रावण की सेना पे चलाएंगे तो वो सेना को मार सकते हैं, मतलब वो सेना मूर्छित हो जाएगी और बाद में उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। पर राम इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि महादेव ने एक कानून बनाया था कि आप जो है असुरास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप असुरास्त्र का प्रयोग करोगे तो आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए राम जो है उसे मानने से इनकार कर देते हैं। पर विश्वामित्र काफ़ी जोर डालते हैं तो राम को वो असुरास्त्र चलाना पड़ता है और श्रीलंका की सेना वहाँ से गायब हो भाग जाती है और रावण भी वहाँ से भाग जाता है। तो जैसा कि हमने रामायण में सुना था कि कैकेयी के 2 वरदान की वजह से राम को वनवास जाना पड़ता है, अमीश की राम कथा में ऐसा कुछ नहीं है। राम ने एक असुरास्त्र चलाया था और इसीलिए, क्योंकि वो राम थे, इसलिए वो खुद ही वनवास चुनते हैं और वो सीता के साथ वनवास के लिए चले जाते हैं। राम को काफ़ी लोग समझाते हैं, भरत भी वहाँ होते हैं, वो भी समझाते हैं कि नहीं, आपको ये सब वनवास नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम वेम नहीं है, आपकी जगह कोई और चले जाएगा। पर राम नहीं मानते, वो कहते हैं भाई मैंने नियम तोड़ा है तो मैं जाऊँगा। तो वो लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। मेन रामायण के अंदर पहले वो चित्रकूट पहुँचते हैं, पर यहाँ अमीश की रामायण में वो सीधा पहुँचते हैं पंचवटी। पंचवटी वो जगह है जहाँ पर वही सोमरस पिया जा रहा है, हिरन का शिकार हो रहा है, सुअर का शिकार हो रहा है और बिल्कुल एकदम पार्टी चल रही है। तो वो वही जगह है। तो साथ में ही यहीं पर ही वनवास जाते टाइम ही सीता माता ने जटायु के साथ संधि करी थी। तो जटायु अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ 13-14 वर्ष तक साथ में रहते हैं। अब ये वनवास का आखिरी साल चल रहा है पंचवटी में, जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। और आखिरी साल में पंचवटी में एंट्री होती है विभीषण और सुपर्णखा की। विभीषण कौन है और सुपर्णखा कौन है? वो रावण के भाई बहन है जो रावण से बच के भाग रहे हैं। अब वो पंचवटी में राम की कुटिया में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हैं, अगर राम उन्हें रुकने की इजाज़त दें। तो राम तो दयालु हैं, वो उन्हें इजाज़त दे देते हैं। अब दृश्य ये है कि राम, लक्ष्मण, सुपर्णखा, विभीषण चारों साथ में रहने लगते हैं और सीता और सुपर्णखा साथ ही खाना बना रही हैं, साथ ही खाना परोस रही हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। एकदम बहुत ही पारिवारिक माहौल अमीश ने अपनी रामायण में दिखाया है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि माता सीता और सुपर्णखा साथ ही खाना बना रही हैं, साथ ही खाना खा रही हैं। ऐसे करते हुए दिन गुजर जाते हैं और जब उनके जाने का समय आता है तो उस दिन सीता के साथ सुपर्णखा स्नान करने के लिए एक नदी में जाती हैं और वहाँ पर तब तक सुपर्णखा जो है वो राम को पसंद करने लगी थी। तो वो सोचती हैं कि मैं सीता को मारकर नदी में बहा देती हूँ और फिर राम से मैं विवाह कर लूँगी। पर वो नहीं जानती थी कि सीता जो है वो तो वॉरियर हैं और वो सेनापति रही हैं। तो वो सीता पे हमला करती हैं तो सीता उन्हें उठा कर पटक देती हैं और उनको बांधकर, पोटली बांधकर उनकी कुटिया में ले आती हैं और विभीषण के सामने फेंक देती हैं। जब विभीषण उस पोटली को खोलता है तो उसमें सुपर्णखा निकलती है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होती है, गुस्से में होती है। तो वो जो है हमला करने लगती है सीता पे, तो लक्ष्मण उन्हें धक्का दे देता है सुपर्णखा को। तो सुपर्णखा गुस्से में अपने हाथों से ही अपनी नाक काट लेती है। तो जैसे हमने रामायण में पढ़ा है कि सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण काटते हैं, वैसा अमीश ने कुछ नहीं बताया। यहाँ पर उन्हें बताया कि सुपर्णखा अपनी नाक जो है वो स्वयं ही काट लेती है। तो ऐसे करते करते ही कहानी आगे बढ़ती है और विभीषण और सुपर्णखा वहाँ से निकलते हैं। फिर कैसे वहाँ रावण आते हैं और वो सीता का हरण करते हैं। तो कहानी का जो पहला पार्ट है ये यहीं पर ही ख़त्म होता है जब रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसके आगे की जो नेक्स्ट पार्ट था सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, उसके अंदर सीता की कहानी बताई गई है।
और वो कहानी भी यहीं पर इसी मोड़ पे आके ख़त्म होती है जहाँ सीता का अपहरण होता है। और तीसरे पार्ट में जहाँ रावण की कहानी बताई गई है वो भी इसी मोड़ पे आके ख़त्म होती है जहाँ पर सीता का अपहरण होता है। उसके आगे की कहानी फोर्थ पार्ट में है जो वॉर ऑफ लंका है। खैर उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आज मैं सिर्फ बात करना चाहता था रामचंद्र सीरीज़ की पहली किताब राम के बारे में, और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी घटनाएं बताई। ये तो कुछ चुनिंदा घटनाएं थी जो मुझे याद थी और मैंने आपको बताई, पर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी और आप समझेंगे कि अमीश ने राम कथा का कैसे वर्णन किया। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझें। मैं अमीश की लिखावट या उसके लिखने के स्टाइल के बारे में क्या सोचता हूँ, इसके बारे में हम फिर किसी दिन और बात करेंगे, क्योंकि अभी हम कई सारी और अमीश की किताबों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम आज ही सारी बातें करेंगे तो पॉडकास्ट बहुत लंबा होता जाएगा। पर एक बात की मैं दाग देना चाहूँगा और आई गिव 100% मार्क्स जो अमीश की कल्पना शक्ति है उसके बारे में। उन्होंने जिस तरीके से रामायण को लिखा है यहाँ पर अपने शब्दों में, और मैं शायद उस तरीके से कभी नहीं सोच पाता, तो इसके मैं पूरे नंबर उन्हें देना चाहूँगा। बाकी उन्होंने जो लिखा है उसके आगे क्या परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे वो हम नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की जो नई जनरेशन है उन्होंने शायद रामायण के बारे में इतना नहीं जानते। और अमीश की इस रामायण की रामचंद्र सीरीज़ की काफ़ी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड आउट हुई है, लोगों ने पढ़ा है, पर किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं कही है। किसी ने ये नहीं कहा कि अमीश ने जिस तरीके से रामायण की असली कहानी के साथ जो कुछ किया है, अगर आप यही चीज़ आप किसी और में लिख लेते, अगर आप प्रॉफिट के बारे में कोई कहानी उठा के लिख देते, कहानी तो छोड़िए आप नाम ही दे देते तो कितना बवाल हो जाता। पर इस देश में ऐसा इस बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है ज़्यादातर जो लोग इस देश में इन सब बातों को लेकर बवाल मचाते हैं वो किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये किताब भी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए शायद इसके ऊपर कोई बवाल नहीं हुआ है। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी इसे ही असली रामायण ना समझे और कुछ करना चाहिए ताकि जो असली रामायण है वो भी बची रहे। और लेखकों को ऑब्वियसली अधिकार होना चाहिए कि वो अपने तरीके से घटनाओं का वर्णन कर सकें। जैसे मैंने कहा कि मैं क्या सोचता हूँ इस कहानी के बारे में और अमीश के बारे में मेरी क्या राय है, मेरी एक राय है अमीश के बारे में, पर उस बारे में हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इतनी सारी छोटी छोटी घटनाएं सुनने के बाद आप ज़रूर जाएंगे और अमीश की इस किताब को पढ़ेंगे। एंड आई वांटेड टू नो कि आपको किताब पढ़ने के बाद कैसे लगी, और इस बारे में कमेंट कीजिए। मेरा जो फेसबुक पेज है आप वहाँ जाकर भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हम इस किताब में और अमीश के लिखने के तरीके के ऊपर कुछ डिस्कशन भी कभी करें। हम कोई प्लेटफॉर्म चुनेंगे जहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ आपके कमेंट में शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक दूसरे एपिसोड में जिसमें हम या तो सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे या किसी और किताब के बारे में बात करेंगे, पर बात हम ज़रूर करेंगे किताबों के बारे में। तो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट जिसका नाम है बुक्स, चाइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज़।